बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 123 में आज हम सीखेंगे सार्वगुणज एवं सार्वगुणनखंड। बच्चों आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है निम्न के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों सार्वगुणनखंडों को हल करने से पहले सबसे पहले हम गुणनखंड क्या होता है उसे समझ लेते हैं। बच्चों गुणनखंड का अर्थ यह है दी हुई संख्या किन किन संख्याओं से गुणा होकर बनी है उन संख्याओं को हमें लिखना है। अर्थात किन किन संख्याओं का गुणा होकर वह संख्या बन सकती है। बच्चों हम पहले प्रश्न को देखते हैं। संख्या 12 और 26 का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए, यह प्रश्न में कहा गया है। अब बच्चों हम 12 के गुणनखंडों को देखते हैं कि यह 12 कौन कौन सी संख्याओं से गुणा होकर बन सकती है। तो बच्चों हम जानते हैं यदि हम 12 में 1 का गुणा करें तो 12 प्राप्त होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि 12 का गुणनखंड 1 है। यदि हम 2 में 6 का गुणा करें तो भी संख्या 12 प्राप्त होती है। अतः संख्या 2 भी 12 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से संख्या 3 में हम 4 का गुणा करें तो भी 12 प्राप्त होता है। अतः 3 भी 12 का गुणनखंड है। अगली संख्या हम 4 को देखते हैं कि यदि हम 4 में 3 का गुणा करें तो भी 12 प्राप्त होता है। अतः 12 का गुणनखंड 4 भी होगा। इसी प्रकार से हम अगली संख्या 5 देखते हैं, जो कि 5 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 12 प्राप्त नहीं होता है। अतः 5 12 का गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार से अगली संख्या 6 में यदि हम 2 का गुणा करते हैं तो 12 प्राप्त होता है। अतः 6 भी 12 का गुणनखंड है। इसी प्रकार से 7 से लेकर हम 11 तक की संख्याओं को देखते हैं कि इनमें किसी भी संख्या का गुणा करें तो 12 प्राप्त नहीं होता है। अतः 7 से लेकर 11 तक की संख्याएं 12 के गुणनखंड नहीं होंगे। अगली संख्या 12 को देखते हैं। यदि इस 12 में हम 1 का गुणा करते हैं तो 12 प्राप्त होता है। अतः 12 भी 12 का गुणनखंड होगा। अतः हम यह कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 और 12 हैं। इसी प्रकार से हम अगली संख्या 26 को देखते हैं। अब हम 26 के गुणनखंडों को देखते हैं। जैसा पूर्व में समझाया गया है बच्चों, यदि 1 में यदि 26 का गुणा करें तो 26 प्राप्त होता है। अतः 1 26 का गुणनखंड होगा। इसी प्रकार 2, 13 और 26 ये सभी 26 के गुणनखंड होंगे। बच्चों प्रश्न में कहा गया है कि इनके सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों सार्वगुणनखंड का मतलब ये है कि इन दोनों संख्याओं में अब कौन कौन से गुणनखंड दोनों संख्याओं में मिल रहे हैं उन्हें लिखना है। अर्थात सम्मिलित रूप से 12 और 26 में कौन कौन से गुणनखंड मिल रहे हैं, इन गुणनखंडों को नीचे लिखेंगे। तो बच्चों हमें 1, 12 और 26 दोनों में दिख रहा है गुणनखंड के रूप में। अतः हम इस 1 को नीचे लिख लेते हैं। इसी प्रकार से गुणनखंड 2, 12 और 26 दोनों में मिल रहे हैं। अतः हम इस 2 को भी नीचे लिख लेंगे। अब इन दोनों संख्याओं के बाद हमें कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं दिख रही है। अतः उत्तर में हमें 12 और 26 के सार्वगुणनखंड 1 और 2 प्राप्त होते हैं। बच्चों अब हम प्रश्न 2 को देखते हैं। प्रश्न 2 है 18 और 27 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों अब हम सबसे पहले
18 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो पूर्व के प्रश्न के हल की तरह इस प्रश्न के भी हम गुणनखंड जल्द से जल्द देख लेते हैं। तो सबसे पहले 18 का गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18 है। इसी प्रकार से 27 के गुणनखंड 1, 3, 9 और 27 हैं। अतः बच्चों हम 18 और 27 के सार्वगुणनखंडों को देखते हैं तो हमें 1, 3 और 9 सार्वगुणनखंडों के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात ये दोनों में उभयनिष्ठ दिख रहे हैं। अतः उत्तर में 18 और 27 के सार्वगुणनखंड 1, 3 और 9 प्राप्त होते हैं। बच्चों अब हम अगला प्रश्न को देखते हैं। 48 और 16 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब बच्चों सबसे पहले हम 48 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 48 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24 और 48। इसी प्रकार से हम अब 16 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 16 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 8 और 16। अब बच्चों हम 48 और 16 के सार्वगुणनखंडों को देखते हैं, अर्थात 48 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं। बच्चों हमें सबसे पहले एक गुणनखंड दोनों में सम्मिलित रूप से दिख रहा है तो हम इसे उतार लेते हैं। इसी प्रकार से दोनों में सम्मिलित रूप से गुणनखंड 2 दिख रहा है तो इसे भी हम नीचे उतार लेते हैं। इसी प्रकार से 4, 8 और 16 ये सभी 48 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों के रूप में दिख रहे हैं, अतः हम इन सभी को उतार लेते हैं। इस प्रकार से हमें उत्तर में 48 और 16 के सार्वगुणनखंड 1, 2, 4, 8 और 16 प्राप्त होते हैं। बच्चों अगला प्रश्न 30 और 12 के सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम 30 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 30 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसी प्रकार से अब हम 12 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 12 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब बच्चों हम 30 और 12 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं तो हमें 1, 2, 3 और 6 गुणनखंड दोनों में सम्मिलित रूप से प्राप्त होते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ प्राप्त होते हैं। अतः उत्तर में 30 और 12 के सार्वगुणनखंड होंगे 1, 2, 3 और 6। बच्चों अगला प्रश्न है निम्न के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। बच्चों इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम गुणज के बारे में जान लेते हैं। बच्चों हमने पहले की वीडियो में भी बताए हैं कि गुणज का अर्थ होता है दी हुई संख्या का पहाड़ा, अर्थात इन दी हुई संख्याओं के पहाड़ों को हम लिखेंगे। तो बच्चों हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न में 6 और 8 के 3 सार्वगुणज ज्ञात करना है, अर्थात इन 6 और 8 में जो सार्वगुणज आते हैं, अर्थात उनके जो पहाड़े में सबसे पहले जो सम्मिलित रूप से संख्याएं आती हैं उन्हें हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम 6 के गुणज ज्ञात करते हैं। तो 6 के गुणज हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 56, 6 धाम 60, 6 11 66, 6 12 72। इसी प्रकार 8 के गुणज हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीय 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 धाम 80। अब बच्चों हम 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करते हैं, अर्थात
सबसे पहले दोनों गुणजों में सम्मिलित रूप से आने वाली संख्याओं को हम लिखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें 24 दोनों गुणजों में दिख रहा है, अतः हम 24 को नीचे लिख लेते हैं। इसी प्रकार से 48 और 72 ये हमको सर्वप्रथम 3 सार्वगुणज दिख रहे हैं, अर्थात सबसे पहले हमको दोनों में सम्मिलित 24, 48 और 72 दिख रहे हैं। अतः उत्तर 6 और 8 के प्रथम 3 सार्वगुणज हैं 24, 48 और 72। बच्चों अगला प्रश्न, 4 और 6 के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम 4 के गुणज देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, 4 धाम 40, 4 ग्यारह 44, 4 बारह 48। अब बच्चों हम 6 के गुणज देखते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छिंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नाम 54, 6 धाम 60, 6 ग्यारह 66, 6 बारह 72। अब बच्चों हम 4 और 6 के प्रथम 3 सार्वगुणजों को देखते हैं। तो बच्चों हमें सबसे पहले 12, फिर 24 और 36 ये 3 संख्याएं सम्मिलित रूप से दिख रही हैं। अतः उत्तर में 4 और 6 के प्रथम 3 सार्वगुणज हैं 12, 24 और 36। अब बच्चों हम अगला प्रश्न को देखते हैं। 12 और 15 के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है। बच्चों सबसे पहले हम 12 के गुणज को लिखते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नम्बर 108, 12 धाम 120, 12 ग्यारह 132, 12 बारह 144, 12 13 156, 12 14 168 और 12 15 180। इसी प्रकार से 15 के गुणज हम लिखते हैं। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पन्ना 75, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नम्बर 135, 15 धाम 150, 15 ग्यारह 165, 15 बारह 180। अब बच्चों हम 12 और 15 के प्रथम 3 सार्वगुणजों को छांटते हैं और देखते हैं कि 12 और 15 में हमें 60, 120 और 180 ये हमें कॉमन रूप से अर्थात उभयनिष्ठ रूप से मिलते हैं सर्वप्रथम। अतः उत्तर में 12 और 15 के प्रथम 3 सार्वगुणज होंगे 60, 120 और 180। अब अगला प्रश्न बच्चों, 8 और 16 के प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले अब हम 8 के गुणज देखते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, 8 छिंग 48, 8 सात 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 धाम 80। इसी प्रकार अब 16 के गुणज देखते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80। बच्चों अब हम 8 और 16 के गुणजों में प्रथम 3 सार्वगुणज ज्ञात करते हैं। तो हमें सबसे पहले 16, 32 और बाद में 48 ये तीनों संख्याएं उभयनिष्ठ रूप से मिलती हैं। अतः उत्तर में 8 और 16 के प्रथम 3 सार्वगुणज होंगे 16, 32, 48। बच्चों इस भाग का अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला उदाहरण दिया है, 2 गुणनखंड है 16 का, 16 गुणज है 2 का। बच्चों इससे पहले हमने गुणनखंड और गुणज के बारे में पहले ही समझा दिया है। अब आता है रिक्त स्थान दूसरा। 3 खाली स्थान है 21 का और 21 खाली स्थान है
3 का। इस जगह पर आएगा 3 गुणनखंड है 21 का, 21 गुणज है 3 का। बच्चों तीसरा रिक्त स्थान, 5 खाली स्थान है 45 का, 45 खाली स्थान है 5 का। तो बच्चों इसमें आएगा 5 गुणनखंड है 45 का, 45 गुणज है 5 का। धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही। अगले वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।